यस बच्चों, आज से हम लोग कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनो, आपकी जो अदर लॉ है वो 30 मार्क्स की है, कंपनी लॉ 70 मार्क्स की है। ठीक है, पहले 60-40 का रेशो था, अभी 70-30 का रेशो है। ठीक है, उधर से 3 लॉ अपन लोगों ने पढ़े, आईओएस पढ़ा, फेमा पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, एक रह गया टीजीसीए, द जनरल क्लोज एक्ट। तो कुछ बच्चों ने आईओएस नहीं पढ़ा है, तो पहले आईओएस पढ़ाऊंगा फिर टीजीसीए पढ़ेंगे, क्योंकि लिंक्ड है दोनों, है ना। तो वो तुम्हारा अलाइड लॉ पूरा खत्म, 4 ही है उधर। और अब कंपनी लॉ पे आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कंपनी लॉ, एकदम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज इंस्टीट्यूट ने इसे जमा रखा है। ठीक है, पहले जो कंपनी लॉ हमने पढ़ा था 1956 वाला, वो बहुत मैसअप था, इतना सिस्टम से नहीं था। एक सेक्शन इधर आता था, उससे लिंक सेक्शन 10 सेक्शन के बाद आता था। तो जब इन्होंने 2013 में नया एक्ट बनाया, तो इन्होंने क्या करा, हर रिलेटेड टॉपिक को एक चैप्टर में कवर करके सेक्शन वाइज जमा दिया। जैसे अभी मीटिंग बुलानी है मुझे, तो मीटिंग के सेक्शन पढ़ाने हैं, तो लाइन से है मीटिंग का नोटिस किस किस को जाएगा, मीटिंग के अंदर वोटिंग कैसे होती है, शो ऑफ हैंड से होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है, लाइन से जमे हुए। चार्ज है, मेरे को कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है, चार्ज के सेक्शन है, एक लाइन से जमे हुए। मेरे को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट है, लाइन से जमे हुए। तो इन्होंने क्या करा है, पूरे सेक्शन को सिस्टमेटिकली लाइन से जमा रखा है, बेयर एक्ट में भी। तो जैसा बेयर एक्ट है वैसे की वैसे ही मॉड्यूल है हमारे। तो मॉड्यूल में हम लोग चैप्टर 2 से कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से सेक्शन 22 तक पढ़ा रखा है लाइन से, 3 से 22। फिर अगले चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो 23 से 42, फिर उसके बाद आएंगे तो 43 से ऐसे, और ऐसे करके हम 148 सेक्शन पढ़ने वाले हैं लाइन से, 148 सेक्शंस, और हमारी कंपनी लॉ समाप्त हो जाएगी। अब ये 148 में से बीच में कुछ 5-10 सेक्शंस होंगे जो कटे होंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 3 से लेकर 148 तक तुम्हें पूरे 70 नंबर देंगे। इसमें छोटे छोटे सेक्शंस भी है, ऑब्वियसली पेनल्टी के सेक्शंस भी है। कुछ ऐसे भी सेक्शन है जिसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे फाइल करना है, उसका भी एक सेक्शन है। तो छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, लेकिन ये लाइन से जमे हुए हैं, चैप्टर वाइज, फोल्डर वाइज, और हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको लाइन से बिल्कुल। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इनकॉर्पोरेशन। ये पूरा चैप्टर कंपनी फॉर्म कैसे होती है इसके ऊपर है। अब इसका एक ग्लिम्स हम लोगों ने फाउंडेशन में भी देखा था कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है, लेकिन अब ढंग से इधर पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका कवर करेगा सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। कहाँ तक कवर करेगा? पूरा। ठीक है, इसमें शायद एक सेक्शन ओमिटेड है बीच में, बाकी पूरा लाइन से है। ठीक है, और वो कटा नहीं है कोर्स में से, वो ओमिटेड ही, वो सेक्शन है ही नहीं। अब इसने क्या करा है, इस चैप्टर में सेक्शन उल्टे पुल्टे कर रखे हैं। पहले मेमोरेंडम पढ़ा देगा, फिर आर्टिकल पढ़ा देगा, फिर कुछ और पढ़ा देगा, लेकिन मैं तो लाइन से ही चलूंगा। तो अपन थोड़ा ऊपर नीचे पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे, लेकिन चलेंगे लाइन से। ठीक है, हर एक्ट का सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन होता है और सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है। किसका होता है? तो जो सेक्शन शुरू होते हैं वो 3 से होते हैं यूजुअली। कुछ कुछ एक्ट में 1 में ही डेफिनेशन पढ़ा देते तो 2 से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 2 में क्या पढ़ा रखी है? डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, हर चैप्टर में अपने आप आती जाएंगी। तो जैसे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, तो जब आएगा सेक्शन तब वो आ ही जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी है, डेफिनेशन आई जाएगी। डिविडेंड पढ़ाऊंगा तो उसमें डायरेक्टर पढ़ाऊंगा, तो हर एक चैप्टर में उस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं उसकी डेफिनेशन उस चैप्टर में ही आ जाएगी। अलग से कोई हमें डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ने की जरूरत। तो इन्होंने चैप्टर 1 में डेफिनेशन दे रखी है प्रीलिमिनरी नाम से। ठीक है, तो वो सारी डेफिनेशन हमारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो हमारे लिए कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? चैप्टर 2 से, और सेक्शन 3 से। सेक्शन 2 हमेशा किसका होता है? डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन आपके कोर्स में वो इन चैप्टरों में कवर्ड है, तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है प्रोमोटर की। किसकी डेफिनेशन? प्रोमोटर की। ठीक है, तुमने प्रोमोटर के बारे में थोड़ा बहुत उधर भी पढ़ा है, और प्रोमोटर के बारे में तुम लोग बिजनेस में भी पढ़ते हो। जब बिजनेस में ये आता है 11th-12th क्लास की बिजनेस में, तो कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन आता है, उसमें भी आता है प्रोमोटर के बारे में। तो एक बेसिक प्रोमोटर की डेफिनेशन क्या है? क्या पर्सन हु कंसीव द आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी। वो बंदा जिसने कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव किया, या जिसकी सोच थी कि हमें कंपनी खोलनी चाहिए। फाउंडर मेंबर हम बोले प्यार से, तो कौन? फाउंडर मेंबर। अब कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद उसका पूरा मैनेजमेंट चला जाता है
उसका पूरा मैनेजमेंट चला जाता है डायरेक्टर के हाथ में, और जो भी सारा पावर है, पैसा वैसा है, वो चला जाता है इन्वेस्टर का, मतलब शेयर होल्डर का, जिसने शेयर लिया है। तो पैसों की पावर तो चली गई शेयर होल्डर के पास और मैनेजमेंट की पावर चली गई डायरेक्टर के पास, तो प्रमोटर तो कुछ रहा ही नहीं। जबकि बेचारे ने कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया लगाया, उसका खुराफात था कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, ऐसे करनी है, फलाना करना है, ढिमकड़ा करना है। लेकिन एक बार कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद प्रमोटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना वो लाइबल है, ना उसके कोई राइट है। तो इन्होंने समझाया कि फिर हम प्रमोटर मानेंगे किसको, ठीक है। तो 4 चीजें इसमें दे रखी है, ये 4 में से एक क्राइटेरिया में भी आप फिट बैठ गए तो आप प्रमोटर हो। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम प्रमोटर दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। अब भले वो प्रमोटर जैसी कोई एक्टिविटी करता है कि नहीं करता, वो तुम्हें उस कंपनी की सराउंडिंग में दिखता है कि नहीं दिखता, हार्डली मैटर। अगर किसी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है मिस्टर अनिल अंबानी इज आवर प्रमोटर, तो अनिल अंबानी प्रमोटर है। अब वो तो दिखता ही नहीं है सर कहीं पे भी, नाम लिखा हुआ है ना प्रमोटर है, नाम लिख दिया तो फिर कोई और कंडीशन देखनी नहीं है। तो पहला क्या है, हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम किस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर। तो और दूसरा, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में प्रमोटर लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न में। तो एनुअल रिटर्न में अगर आपका नाम आ गया प्रोस्पेक्टस में कि भैया आप प्रमोटर हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में नहीं है सॉरी, लेकिन एनुअल रिटर्न में है तो भी चलेगा, एनुअल रिटर्न में है प्रोस्पेक्टस में नहीं है तो भी चलेगा, दोनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा हुआ हो तो आप क्या माने जाओगे, प्रमोटर माने जाओगे। तो पहले दे रखा है हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम किस में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में, या जिसका नाम किस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो बंदा कौन है, प्रमोटर है। तो इसको मैं बोलता हूं नाम का प्रमोटर, मतलब नाम है ना उसका तो बस वो प्रमोटर बन गया। अब वो काम से प्रमोटर है कि नहीं है नहीं देखना, सर वो तो आता ही नहीं है, सर वो तो दिखता ही नहीं है, सर उसकी तो चलती ही नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, नाम है ना उसका, ठीक है, तो फिर कोई मतलब ही। जैसे अगर आप लोगों में से कोई चीटिंग करके भी सीए बनेगा या उसकी नॉलेज उतनी नहीं भी होगी, लेकिन एक बार डिग्री आ गई तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आप सीए हो, आप साइन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट। फिर ये नहीं रहे इसको तो एक डिग्री वेस्ट ही करी है इंस्टीट्यूट ने, इसको कैसे सीए बना दिया है यार, ये कौन है, ठीक है, इसको बेसिक याद नहीं है यार, ये क्या बैलेंस शीट बनाई है इसने, डेटर को लायबिलिटी साइड में लिख रखा है गधे ने, ठीक है, ये कोई बैलेंस शीट ऐसे बनती है, ठीक है। तो तुम अब कुछ भी सवाल नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट ने दे दी उसको डिग्री, अब भले एक डिग्री इंस्टीट्यूट ने वेस्ट ही करी बट दे दी ना, ठीक है। तो एक तो जिसका नाम प्रमोटर है। तीसरा, अब ये काम का प्रमोटर, अब इसका नाम प्रोस्पेक्टस में नहीं आ रहा, एनुअल रिटर्न में नहीं आ रहा होता तो फिर मैं वही प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर मान लेता उसे। अब उसका नाम प्रोस्पेक्टस में नहीं आ रहा, एनुअल रिटर्न में नहीं आ रहा, लेकिन उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रखा है, उसके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहता है इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो होगा, वो कहता है इस वाली लाइन में प्रोडक्शन करेंगे तो करेंगे, वो कहता है इस सप्लायर से परचेजिंग होगी तो उससे ही होगी, वो कहता है इस मार्केट में अपन सेल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जो उसने कह दिया वही हो रहा है, तो समझ जाओ वो बंदा प्रमोटर है। भले वो अपने नाम के आगे लगाता नहीं है प्रमोटर, आदत नहीं है उसे दिखावा करने की, कहता नहीं है वो कि मैं प्रमोटर हूँ, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि भाई इसके कहे बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है यहाँ पे, तो ये प्रमोटर है। अभी हम तीनों को तो तुम देखते हो कि हम तीनों डायरेक्टर हैं। अब अगर मान लो कोई चौथा पर्सन भी यहाँ पे होता और वो चौथे पर्सन का नाम तो हम किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखते, लेकिन तुम देख रहे हो यार ये कौन है ये चौथा आदमी, जैसे ही आता है तो ये तीनों सर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये लोग वहाँ बैठे होते हैं तो इनके आते ही चेयर खाली करके ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं, पहले उसको बिठाते हैं, ठीक है। कितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हो, ये आते हैं ना सर तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, पहले उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। कौन है यार, इसका इतना क्या वर्ट है इधर। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो समझ जाओ फिर वो भी कौन है, प्रमोटर है। तो तीसरा, हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी पोस्ट की जरूरत नहीं होती कंट्रोल करने के लिए, उनका होना ही अपने आप में एक पोस्ट है।
ये उन लोगों के लिए है। वो दिखाएंगे नहीं कि मैं प्रमोटर हूं, लेकिन वो खड़े हैं तो पता चलेगा कि इनकी कितनी चलती है, तो उसको भी प्रमोटर माना गया है। भले वो पोस्ट से प्रमोटर नहीं है, लेकिन उनकी चलती है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे अफेयर्स को हैंडल करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे अफेयर्स को हैंडल करते हैं। समझ रहे हो बराबर? ठीक है। जैसे किंग्स 11 पंजाब एक टीम है आईपीएल में, वहाँ पे आपको फ्रंट फेस प्रीति जिंटा का दिखेगा, लेकिन प्रीति जिंटा मैंने पढ़ा था उसमें 12 to 15% मालिक है, बस ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है उनकी। लेकिन आपको हर मैच में वो दिखेंगी, हर जगह उनका चेहरा है, क्योंकि वो चेहरा उन्होंने जानबूझ के रखा है उस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक कंपनी है जो बॉम्बे डाइंग की चद्दरें बनाती है, नेस वाडिया करके उनके मालिक है, ठीक है। तो इनका मेजर स्टेक है किंग्स 11 पंजाब में, जो दिखते भी नहीं है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन आप अंदर से चलोगे तो देखा कि भाई इनकी चलती है, ऑक्शन होता है तो ये लोग होते हैं। अब ये तो खैर शेयर होल्डिंग से भी पता चल रहा है कि वो मेजर शेयर होल्डर है, लेकिन मान लो शेयर होल्डिंग भी ना हो बट कंट्रोल कर रहे हैं वो ऊपर से, तो समझ जाओ वो लोग कौन है, प्रमोटर है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और चौथे वो ऑन हुज डायरेक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, जिनके कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। अफेयर्स को हैंडल करना एक चीज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हैंडल करना एक चीज है। अफेयर को हैंडल करना मतलब परचेजिंग कैसे होगी, सेल कैसे होगी, कौन आएगा कौन जाएगा, ये मैं देख रहा हूं। अब ये सब चीजें मैं नहीं देख रहा, कौन डायरेक्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मैं देख रहा हूं। फिर बाकी का काम तो डायरेक्टर करेगा, लेकिन डायरेक्टर को बनाने वाला मैं हूं, किंग मेकर, तो मैं भी कौन हूं, प्रमोटर हूं। ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में फर्क है। यहां बोला गया है हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और यहां बोला गया है इन अकॉर्डेंस और ऑन हुज एडवाइस एंड डायरेक्शंस, जिसके डायरेक्शंस पे कौन काम करते हैं, डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। कौन काम करते हैं, बट शेल नॉट इंक्लूड अ पर्सन। लेकिन हाँ, इसमें वो बंदे नहीं आएंगे जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अब जैसे सपोज करो मैं सीए हूँ, तो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल मैटर में मेरी एडवाइस ले लेते हैं। अब एक कंपनी का सीए हूँ मैं, उस कंपनी की फाइलिंग में देखता हूँ, तो जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो डायरेक्टर बोलते हैं यार शब्बीर यार एक बात बता, ये अपन ने एक पेमेंट करी है, इस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। मैं कहा हाँ कटेगा यार, टीडीएस काट दो। तो मेरे कहने पे वो टीडीएस काट देते हैं। फिर बोलते हैं यार शब्बीर ये एक लैंड अपन ने इस साल बेची है और एक और खरीद रहे अपन, तो बता कौन सी खरीदे जिससे कैपिटल गेन का डिडक्शन मिल जाए। मैंने कहा वहाँ की खरीदो, वहाँ की बेचो, ऐसे करो, 54 EC में पैसा डाल दो, 54 F में पैसा डाल दो। मेरे कहने पे चल रहे हो बिल्कुल बराबर। तो क्या हुआ कि अगले साल उस कंपनी में रेट पड़ी और वहां पे मेरे को भी धर के ले गए। तो मैंने कहा पागल हो गया, मेरे को क्यों पकड़ लिया ये तो कंपनी। तो बोला ये डायरेक्टर आपको कॉल करता है हर थोड़ी थोड़ी देर में, जितनी इसकी घरवाली को नहीं करते इतने कॉल आपको कर रखी है इसने, ठीक है, ये देखो इसकी कॉल हिस्ट्री। मैं कहा तो करता होगा कॉल, वो तो मेरे से एडवाइस लेने के लिए करता है। नहीं, ये डायरेक्टर तुम्हारे कहने पे ही काम करता है, और जिसके कहने पे डायरेक्टर काम करता है उसको हम प्रमोटर मानते हैं। तो तुम प्रमोटर हो, चलो ठीक है, केक कटेगा, सब में बटेगा। मैं कहा पागल के बच्चे, ये जितने कॉल मुझे करता है ना, इतने मेरे और भी क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं। मैं सीए हूँ, प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्लाइंट को एडवाइस देता हूँ, और इनकी अच्छी आदत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ें फाइनेंशियल मैटर में मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं सीए हूँ। तो क्या ये मेरे कहने पे काम कर रहे हैं? कोई मैं प्रमोटर थोड़ी हूँ। ऐसी एडवाइस तो मैं 3600 कंपनियों को देता हूँ, सब जगह छापे मार के मेरे को पकड़ लोगे, ठीक है। तो बोला भैया मैं प्रमोटर नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हो तो आप प्रमोटर नहीं हो। तो ये एग्जांपल याद रखना कि सीए किस एडवाइस में देता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी, और उसके कहने पे डायरेक्टर काम भी करते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो सीए उस कंपनी का क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं? एक बार देख लो जरा, कौन है प्रमोटर? 4 लोग, मेरे साथ रिपीट करना। हु नेम्ड एज प्रमोटर इन, हु नेम्ड एज प्रमोटर इन, हु कंट्रोल directly or indirectly affairs of the company, and who on whose advice and directions directors are accustomed to act, on whose advice or directions directors are accustomed to act, जिसके कहने पे डायरेक्टर्स काम करते। समझ रहे हो?
but not include a person who give advice in professional capacity. For example, a CA or a CS or any other lawyer who give advice to directors on different judicial and financial matters. समझे? ये मैं प्रोमोटर की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, सारी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 2 में। एक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? सेक्शन 3 से। बराबर एक एक चीज याद रखना। चलो, ये बोला है कि जो प्रोमोटर स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेक दैट अबाउट डेफिनेशन सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग अ पर्सन लायबल। ये क्यों दी गई है डेफिनेशन? ताकि जब तक पता नहीं चलेगा प्रोमोटर कौन है तब तक उस पर सेक्शन एप्लीकेबल। एक बार पता चल जाएगा कि मैं प्रोमोटर हूँ क्योंकि मेरा नाम एनुअल रिटर्न में आ रहा है, तो फिर मेरे पे भी सेक्शन लगेंगे। कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो मेरे को भी जेल वेल हो सकती है। तो जब तक ये पता ही नहीं चलेगा प्रोमोटर, क्योंकि अभी मैंने एक रामायण गाई तुम्हारे सामने, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो जो पोस्ट पे बैठा हुआ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वो तो पता चल ही जाएगा ये डायरेक्टर है। जिन्होंने शेयर ले रखे हैं वो शेयर होल्डर है, पता चल जाएगा। लेकिन एक बार कंपनी खुल जाएगी प्रोमोटर कौन है थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्टर की पोस्ट तो डिफाइंड है पेपर्स पे। शेयर होल्डर पता चल रहा है, शेयर ले रहा है, पैसे दे रहा है। प्रोमोटर तो पता ही नहीं चल रहा, तो पता चलना जरूरी है कि प्रोमोटर मानना किसको है। वो डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो आइडिया कंसीव करता है कंपनी को स्टार्ट करने का वो प्रोमोटर होता है। अब ऐसे तो मेरा आइडिया था, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जिनके आइडिया थे ना वो तो कंपनी में आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। चाहे भले तुम फेसबुक ले लो, ठीक है, चाहे भले तुम व्हाट्सअप ले लो, इनके ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिन्होंने आइडिया दिया था वो तो आइडिया देके चल दिए थोड़ा सा पैसा लेकर, तो चला तो आज उनको जने कौन रहा है। तो अभी भी क्या उनका नाम प्रमोटर में आता रहेगा क्या? आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है ही नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं करते, उनका नाम एनुअल रिटर्न में है ही नहीं, उनका नाम प्रोस्पेक्टस में है ही नहीं। भले आइडिया उनका था लेकिन अब वो तो चल गए। तो इसीलिए आइडिया वाली डेफिनेशन जो अपन बचपन से पढ़ते हैं वो यहाँ पे फिट। आइडिया किसी का भी हो, तुम्हारी एस्तेस, तुम्हारा नाम होना चाहिए या तुम्हारा काम होना चाहिए, तो हम तुम्हें क्या मानेंगे? प्रमोटर। आगे आओ, ये बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ते रहना, पूछते रहना, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। अब 3 फॉर्मेशन का है, 4 मेमोरेंडम का है, 5 आर्टिकल का है, 6 में लिखा हुआ है एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल 6 में। 7 जो है आपका नहीं, इफेक्ट तो पीछे आएगा। 7 किसका है? हाँ, 7 इनकॉर्पोरेशन का है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 8 सेक्शन 8 कंपनी का है। फिर 9 इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 ओमिटेड है और उसके आगे 10A आया है, ठीक है। फिर 11 12 से फिर रजिस्टर्ड ऑफिस वाले सेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे 3 फेज में पढ़ेंगे अपन, पहले पूरा इनकॉर्पोरेशन तक, फिर रजिस्टर ऑफिस के बारे में है और ऑल्ट्रेशन के बारे में, और फिर पीछे 4 मिसलिनियस सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 3 से। 3 किसका है? फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए अगर आपको ओपीसी फॉर्म करनी है तो 1 मेंबर रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो 2 मेंबर रिक्वायर्ड है, और पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो 7 मेंबर रिक्वायर्ड है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ये बात सेक्शन 3 में लिखी हुई है। अब ये जो लोग कंपनी को फॉर्म करते हैं वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है तब तक ये सारी लायबिलिटी इनकी है, सारे राइट्स इनके हैं। बाद में कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो ये शेयर लेकर शेयर होल्डर बन सकते हैं या पोस्ट लेकर डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर। क्या कहलाएंगे? तो इसको लिखोगे कैसे? एज पर सेक्शन 3, 1 person is required for forming OPC, minimum 2 person is required for forming private company, and minimum 7 members are required for forming public company. अब आपका ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये थ्रू आउट द लाइफ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, या जब तक कंपनी वाइंड अप में नहीं चली जाती तब तक आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम इसमें बढ़ सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 200 तक जा सकते हैं, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, ओपीसी में तो 1 ही रहेगा, बट मिनिमम मेंबर अब इससे कम नहीं।
अगर हो जाते हैं तो जो LLP में पढ़ाया वो यहाँ है, LLP में तो बाद में आया, पहले यहाँ आया। क्या कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 2 या 7 से कम, 1 से तो कम कैसे होगा, 2 या 7 से कम हो जाते हैं और आपकी कंपनी चालू रहती है तो 6 मंथ का क्राइटेरिया है। अगर 6 महीने निकल जाते हैं और आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाया नहीं, वो मिनिमम कम ही रहे आपके, तो फिर आपके जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, जबकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन अब आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम रखे अपनी कंपनी में। तो देखो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम। अपना नाम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके सारी एक्ट की कंप्लायंस करके आप सेक्शन कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। तो कौन सी कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और OPC में 1। ये बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 3 में, कि अगर आपको कोई कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए स्टार्ट करनी है तो इन लोगों के द्वारा कंपनी स्टार्ट की जाती है और ये लोग कौन कहलाते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। ठीक है, अब कंपनी आप कोई सी भी खोलो, लिमिटेड बाय शेयर खोलो, लिमिटेड बाय गारंटी खोलो, अनलिमिटेड खोलो। अब ये टाइप्स ऑफ कंपनी आपने पिछले साल पढ़ी थी, इस साल भी दे रखी है तो पढ़ेंगे, लेकिन ये टाइप्स ऑफ कंपनी तो सेक्शन में नहीं है। ये टाइप्स ऑफ कंपनी किस में है, फिर सेक्शन 2 में है। क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन आ जाए, लिमिटेड बाय शेयर कौन सी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी है, स्मॉल कंपनी कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है, चैरिटेबल कंपनी कौन सी है, तो डेफिनेशन की जहां बात स्मॉल कंपनी कौन सी है, तो वो सब डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 2 में। जैसे अभी प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ाई, कहाँ थी, अभी मैं बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, सबके सब कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 2। और इन पागलों ने क्या करा है, सारी डेफिनेशन का एक चैप्टर और बना दिया, चैप्टर 1, जिसमें सारी डेफिनेशन लिख दी। और फिर वो सारी डेफिनेशन चैप्टरों में तो आएगी ही सही, तो चैप्टर 1 हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि सेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे, जिस सेक्शन में जो काम आएगी वो डेफिनेशन उधर ही दे रखी होंगी। चलो, अब ये बात तो लिखी हुई थी सबसेक्शन 1 में, और फिर वो 6 महीने वाली बात लिखी हुई है सबसेक्शन 2 में। एक तो इन्होंने इस बार बहुत घचड़ बचड़ करी है। अभी ये पहले OPC आ गया है, OPC की भी बात करेंगे, और ये फिर इधर आए हैं भाई। ठीक है, क्या कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 7 से कम हो गए, कितने से कम हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस बिलो 7 एंड बिलो 2। पब्लिक में 7 से कम और प्राइवेट में 2 से कम हो गए, और आपका बिजनेस मोर देन 6 मंथ तक कैरी होता है, तो एवरी पर्सन हु कैरी ऑन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो भी लोग बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, एंड हु आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, उस चीज को लेकर अवेयर भी है, तो फिर वो लोग क्या हो जाएंगे, लाइबल होंगे। सच मेंबर्स आर लाइबल फॉर होल द डेप्ट्स। सारे डेप्ट के लिए आप लाइबल हो। सारे डेप्ट मतलब अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। क्या हो गई, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये 7 में पढ़ना, ये 3 में ही लिखा हुआ है, वो भी 3 में था और ये भी किस में लिखा हुआ है, 3 में। अब बीच में दे रखा है OPC, OPC से कल पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, बंद कर दो, FM निकालो।